तोहरों पर उगे फूल। किस नखस्मी का है तू? खड़ा हो ज़रा, चीर के दो करती हूँ। घर के सामने बोहड़ पीपल तले बैठी मेरी दादी आसमानी बिजली की तरह अचानक कड़की। बड़क लेने के लिए हमारे कान खड़े हो गए। आज पता नहीं किससे आढ़ा लगा लिया। मेरी माँ ने दालान अंदर से उठते हुए कहा। मैं छलावे की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दादी के पास जाकर उसने पूछा, क्या हुआ माँ? कंजरों के जानी का, जब गुजरता है टांच करके दौड़ जाता है। मेरे प्योदा साला, सारे पिंड में मेरी उम्र का कोई बंदा बुढ़िया है भला? इस मर जाने को फिर शर्म नहीं आती मशकरियाँ करते को? दादी दुहाई डालती हुई जैसे जायज़ नाजायज़ का नतारा कराना चाहती हो। कौन था पता तो लगे? माँ ने फिर पूछा। मुझसे कौन सा पहचाना गया उद्धल जानी का? फुड़की पड़े की जली जबान ही पहचानती हूँ। जीभ धोंगी किसी दिन, हाथ आवे एक बारी। दादी के पोपले मुंह अंदर जीभ ही हिलती दिखती और आंखें सुकड़ी हुई। उसके सर के चांदी रंग के चमकते बालों की दो लटें कनपट्टियों पर लटक रही थीं। यूं लगता था कि वो सचमुच उस फुड़की पड़े को कच्चा चबा जाएगी। दादी ऊंचा ऊंचा बोलती हौले हौले घर से पिंड की बीच की गली का मोड़ टाप गई। मैंने सोचा दादी से पूछूं कि वो किसके घर उलाना देने जा रही है। डर के मारे चुप रहा, पर यह साबित हो चुका था कि उसके हाथ में पकड़े हुए सोटे और मजबूत इरादे ने उसकी कमज़ोर निगाह के बावजूद उसकी टांगों पैरों को कभी लड़खड़ाने नहीं दिया था। जब कभी और जहाँ कहीं उसे अपने या औरों के साथ ज्यादती होती दिखती, वो उसके खिलाफ बेड़ा उठा लेती। जिद्दी, निडर और हौसला बुलंद मेरागन की तरह मैदान आसानी से न छोड़ती। उम्र के लिहाज से वो हाम गई लगती थी, लेकिन हारी नहीं थी। दादी को उसका शिकार न दिखाई दिया तो वो जल्द ही उन्हीं पैरों वापस लौट आई। खैर, इतने में दादी के गिर्द बेड़े में रहने वाली मेरी चाचियों ताइयों और न्यानों का झुरमट पड़ गया। नंग धड़ंग छोटे न्यानों ने अपने मुंह मेरी दादी की तरफ उठा रखे थे। उनमें से कईयों की काली लाल तिगड़ियां ढीली सी थीं और कोई कोई जना बीच के काले लाल मनकों को आगे पीछे कर रहा था। बता तो सही, कहा क्या? मेरी एक ताई ने बेताब होते हुए पूछा। मेरी उतस्कता और बढ़ गई। सबके मुंह और नजरें सवालिया निशान बने हुए थे। यूं लगता था कि जो मेरी ताइयों को पूछताछ के बाद पता लग जाए तो वो उधम मचा देंगी, बुरे के घर तक जाने से नहीं झिझकेंगी। दादी का गोरा अंछो झुर्रियों भरा चेहरा पूरी तरह फपका हुआ था। उसने अपने सर का पल्लू संवारते हुए कहा, डूब जाना जाते जाते बक रहा था। तुम्हारी सत्तों के यार, कोई चूड़ा कोई चमार। मैं कहती हूँ सत्तो बछेरी होगी तुम्हारी, हराम की औलाद। दादी ने हाथ में पकड़ा सोंटा जमीन पर मारा, जिससे ठक की हल्की सी आवाज हुई जो उसके रूठने और आंख की शादी भरती थी। मुझे लगा उसके पास गाली भरे लफ्जों के नोकीले तीरों का एक उमक भंडार है। शिकार चाहे आंखों से ओझल हो चुका था, पर तैश में आई दादी लगातार तीर छोड़े जा रही थी। उसकी दलीलों की अहमियत अपनी जगह पर थी। दादी का रौला रप्पा सुन के पास के घरों से ताई तारो और उसकी बड़ी बहन परगाशु, जो एक ही टब्बर में ब्याही हुई थी, हमारे पास आ खड़ी हुई। आते ही ताई तारो ने पूछा, हरो, ऐसी क्या बात हो गई जो तूने सींगों पर मट्टी उठा रखी है? ये सुनते ही मेरी सोचे मक्कड़ जाल बुनने लगी। ताई तारो और दूसरे जट जटियां 100 के धाके से गुजरती मेरी दादी को उसका नाम लेके बुलाती। मेरे साथ पढ़ते लड़के हमारी बरादरी के बंदों को उनके नाम लेकर बात करते हैं और वह जवाब में उनको सरदार जी कहते हैं। हम पिंड के सारे लोगों को चाची, ताई, चाचा, ताया, बाबा पुकारते हैं और ये बिना किसी संकोच के सीधा नाम ही ले लेते हैं। फिर ख्याल आया कि इस सारे कासे में शायद जात और ज़मीन का गरूर बोलता है। आखिर ये सोच जाल तब टूटा जब दादी दोबारा भुड़की और मुझे लगा जैसे मैं खला में से ठोस ज़मीन पर गिर पड़ा हूँ। अब मेरी आंखें देखने और कान सुनने लगे। हो चुकी घटना के बाद दादी के रूठने का मुजाहिरा लोग पूरी शिद्दत से देख और सुन रहे थे। तुम्हें 12 ताली को हर वक्त मजाक ही सूझता है, बिना सोचे सुने आके लुत्तर लुत्तर करने लगती हो। दादी ने इतना कह के जैसे ताई की बोलती बंद कर दी हो। ताई को भी आफरीन है कि वो दादी का रोब सह लेती थी और उसके मुंह पर कभी अकड़ के नहीं बोलती थी। इस बार भी वो चुप रही और बात इधर उधर कर दी और बाकी जनानियां मुस्कुरा पड़ी थीं। हम सारे न्याणे खामोश खड़े थे। इस दौरान फुम्मन हवा के झोंके की तरह पता नहीं किधर से आ गया
और अपनी आदत मुताबिक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। एक बारी दार तले आ जावे तो फंचू निकाल दूं। इस उल्लू के पट्टे को छिद्र छेड़ने की बीमारी है। ओ हाँ, पता तो लगे कि था कौन। ताई तारो ने फिर पूछा। तुम्हें जैसे पता नहीं। आग लगाई और डब्बू नहीं आई। कभी कहीं शहर छेड़ गया, कभी कहीं चिंजरी छेड़ गया। 4 सिहाड़ क्या हुए, चांद पे थूकने से बाज नहीं आते। फुम्मन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मेरे छोटे से शरीर में जैसे नए सिरे से ताकत आ गई और हाथ खुद ब खुद दादी का सोंटा पकड़ने को हुआ। मेरा जिस्म कांप के रह गया। पल भर बाद मैं किसी भोले से लड़के जैसा दादी के पास खड़ा था, पर मुझे लगा जैसे जिंदगी की कड़वी हकीकतों से मेरा वास्ता शुरू हो चुका है। उस दिन का चेता भूल गया जिस दिन बाबू के भक्ते को घर में घुसा के आए थे। उस वक्त ची ची कर रहे थे सारे। दादी ने एक पिछला वाकया याद किया और कराया। क्या बात हुई थी तब? मैंने दादी के गुस्से के दौरान डरते डरते उसका हाथ पकड़ के पूछा। यही खड्डियों में आके भक्ते ने जागर चौकीदार को धौंस देकर कहा कि मेरे साथ चारा कुतरा। उसने मुंह पर कह दिया कि मुझे वक्त नहीं। इस बात पर भक्ते ने उसे सोंटे मार दिए। दादी ने अपना हाथ झटके से मुझसे छुड़ा के पीछे हटा लिया। हैं, फिर? मैंने बेचैन होकर पूछा। फिर क्या, सारी चम्हारली पीछे पड़ गई। वो दिन जावे और आज का दिन आवे। भक्ते ने मुड़ के इस मोहल्ले आके ना ऐसी हरकत की और ना ही आंख उठाई। अब तक जोर जबरदस्ती बेगार कराने ले जाते रहे हैं। दादी ने दूसरों की और मेरी हैरत भरी नजरों की तरफ देखते हुए कहा, और साथ ही मेरी सोचों की सुई बुत्ती बेगार भिट ऊंच नीच छूछात के ख्यालों में फंस के रह गई। जैसे लंबड़ों के दास की मिंदों के ब्याह पे लक हिले मजाजन जांदीदा के तवे पर सुई अटक गई थी और बार बार ये मुखड़ा लक हिले ही सुनाई दे रहा था। सुई उठा लेने के बाद की हालत की तरह जब मैं अपने आप में पलटा तो एहसास हुआ कि इस नए नए चले तवे पर सुई रुक सकती है, तो इन ख्यालों का मेरे मन में लौट लौट के आना कुदरती बात है। दादी, भाइया, ताया और सारी बरादरी नित यही बातें करते हैं। मुझे एकदम सूझा इस अधिक बोझ से छुटकारा पाने के लिए दिन रात एक कर दूं। यह ख्याल भी सहवन ही आया कि नया सुनने समझने के लिए सुई का आगे बढ़ना जरूरी है। मेरी माँ ने फिर कहा, चल दफा कर माँ, बतेरा दादा धाड़ी हग लिया तूने। माँ, रोटी खा तू। फुम्मन दादी को बाहों में पकड़ के हमारे घर की तरफ लाते हुए कहने लगा, जो उठता है पहले जात का मीना मारता है। सुबहार को 2.5 किले हिस्से नहीं पड़ती, बने फिरते हैं बड़े लाठी कान। फुम्मना, काहे को भर तू डाले जा रहा है? सांप गुजर गया, लकीर पर सोटे मार के क्या मिलना? ताई तारू ने समझाते हुए कहा। कहता है तुम्हारी सत्तों के यार कोई चूढ़ा कोई चमार, हमारी तुम्हारी कुड़ियों में कोई फर्क है? और चाची तू बता, उस वक्त तो कुएं का पानी फर्श ना हुआ और ना ही हमारी जात दिखी जब मेरे भाई ने कपड़ों समेत कुएं में छलांग मार के धन्नी सुनियारी की बेटी को बाहर निकाला था। फुम्मन गुस्से में हाँफता बयान दिए जा रहा था। उसके माथे पर उभरा पसीना बूंदों का रूप धार के उसके झुके और जमीन पर गिरने लगा। ये सुन के मेरे रुएं खड़े हो गए। धन्नी की छोटी बेटी मुझे कुएं में गोते खाती और जान बचाने को हाथ पैर मारती दिखाई दी, और फिर मेरा सबसे बड़ा ताया प्रतापा उसे बचाता हुआ। ये सोचते हुए मुझे हल्का सा पसीना आ गया। दिल की धड़कन कुछ पलों के लिए जैसे रुक गई। अंत मुझे हौके जैसा लंबा सांस आया और साथ ही ये सोच लड़ी टूट गई। दरअसल पिंड की एक बेटी बलियों के कुएं में से पानी भरे भारी डोल को खींचती आप ही कुएं में खींची गई थी, क्योंकि जोर से पकड़ी रस्सी को छोड़ने का उसे मौका ही न मिला था। उधर पास ही गोरे छप्पर से आते मेरे ताए प्रतापे ने ये सब कुछ देख लिया था। उसने आगा देखा ना पीछा, कुएं में छलांग मार दी और लड़की को जीता बचा लिया था। इस दौरान दादी ने अभी बाहरी दरवाजे की चौखट लांघी ही थी कि शंख की आवाज सुनाई दी। मैं इधर उधर झांकने लगा। लगता है घोड़े वालों के भुट्टे का भोग पड़ गया। ताई तारों ने सरसरी से अंदाज में औरों को सुना के कहा। वो दोनों बहनें हमारे घर की गली के मोड़ पर अब भी खड़ी थीं। वो भी हो गया होगा, पर शंख तो इधर बोल रहा है। वो देखो, नांगों के घर के पास राम गवां वाले शंख बजा रहे हैं।
तई पर गाशो अपना मुंह दक्खन को घुमा के दायां हाथ आगे फैलाकर बोली। दूसरे न्याणे और मैं गायों की तरफ धुड़ंगे मारते हुए दौड़ गए, जिनके सींग सामने से बहुत ही लंबे और नीचे तक लिश्कारे मार रहे थे, निरे संगे मरमर जैसे। कई गायों के सींगों के सिरों पर पीतल की फूलदार बोबियां चढ़ाई हुई थीं। हौले हौले ये झुंड हमारे घरों की तरफ चलता आ रहा था। ऐसी निराली गायें साल में 2-3 बार ही देखने में आती। 25, 30, 35 की गिनती तक की इन गायों के रंग सफ़ेद होते। किसी किसी का रंग लाखा या काला होता, जिसको वो कपला गौ कहते। लोग इस झुंड के आगे कुढ़ब, हरे या सूखे बाजरे, चरही के कलावे भर भर डालते, या फिर उनके पूरे के पूरे पोले गट्ठर लाके डालते। वो पत्ते खाती और टांडों की डंडल छोड़ के फिर दूसरे पत्तों पर मुंह मारने लगती। छोटी बछेरियां बछेरे अपनी माओं की चड्डियों में अपने बूथे घुसा लेते। कोई दूध चूसने देती और कई कूदती फांदती आगे चल देती। ये तमाशा देखते हुए मेरा मन खुशी भरा दरिया बन के बहने लगता। जब गायों बच्चों के बारे में अपनी होशियारी जताने की धुन में मैं घर की तरफ दौड़ा तो भाइये की बताई बात अचानक चेते आई। बच्चा चुंघे गाऊ नू कदे न दसिए, आप गल करके कदे न हंसिए। इतने में भाइये ने चारे का एक गट्ठर सर से उतार के वेहड़े के एक खड़ंजे में डाला, जिससे धूल का एक हल्का सा बादल नुमा गुबार खला में उठा। मैं दौड़ के घर से गायों बच्चों के वास्ते लीरे और हरे पत्ते लेने गया। भाइया का झुग्गा पसीने से भीगा हुआ था और वह सर से परना उतार के मुंह और गालों पर फेर रहा था। भाइया मुझ पर उखड़ी कुल्हाड़ी की तरह पड़ा। खबरदार जो पट्टों का रुख भी उठाया तो इस बेलड़ टोले ने तो धंधा बना रखा है। बाल चुपड़ लिए, माथे पर गेरवे रंग की 3 लकीरें खड़ी या सीधी डाल ली और निकल पड़े जलंधर की गौशाला में से भगा के। कोई पूछने वाला होवे कि राम गाँव में चराता था। उम्र तो उसने जंगल में गुजार ली और आखिर औरत की खातिर लड़ता फिरता रहा। बस 2 मुट्ठियाँ उस गाय को डालनी हैं। पीठ में 5वीं टांग उगी हुई है। मैंने भाइये की मिन्नत की और साथ ही उस टांग को निहारता रहा जो गाय की पीठ पर कभी इधर तो कभी उधर लटक जाती थी। इस लाने ने इन्हीं बातों का तो ढोंग रचा रखा है मांग के खाने को। अगर राम की गाय हैं तो फिर उसने किसी पे जीप जैसा लटकता मांस या 5वीं टांग लगाई क्यों? बताए तो कोई। भैया जैसे कोई बहुत बड़ा राज पेश कर रहा था, जिसमें से एक चुनौती भरा सवाल झलक रहा था। सारा मुल्क गाय को माँ करके पूछता है और तू इस बालक को उल्टे पहाड़े पढ़ा रहा है। माँ ने दालान में से आते हुए आटे से सिने हाथ झाड़ते हुए कहा। मुझे लगा कि आटा गूंथती माँ ने हमारी बातचीत सुन ली थी। तुझे क्या पता इनकी चोर चालाकियों का? लाहौरी राम बाली ने भोगपुर आदमपुर के जलसों में बताया था कि सारे बाहमन पहले गायों बच्चों का मांस खाया करते थे। कहते थे कि हिंदुओं की ग्रंथों में लिखा हुआ है कि श्राद्ध पर बाहमन को गाय का मांस खाने का ज्यादा पुण्य है। भाया सुनी हुई बातों को सुनाता किसी ज्ञानी से कम न लगता था। इसने थोड़ा सा हंस के फिर कहा, और सुन ले, कहते थे कि ग्रंथों में ये भी लिखा है श्राद्ध में जो आदमी मांस नहीं खाता वो मरने के बाद 21 जन्म तक जानवर बनता रहता है। तेरी मत तो मारी ही गई है, कहीं लड़कों की बुद्धि ना भ्रष्ट कर देना। गऊ का दूध तो नियामत है, 36 पिधारत बनते हैं इससे। इसी कारण नंग टांगा मंडी में गायों के रस्से काट के उसे भगा देते हैं कि कहीं बूचड़ खरीद कर न ले जावें। माँ ने थोड़ा गर्म होके फिर कहा, क्यों अनर्थ किए जा रहा है? पुण्य पाप करके ही जमीन आसमान बंधा है। बाहमनों को दान करके? इस मंग खानी कौम ने कभी हाथ से काम नहीं किया। जिनके सर पे मौजें लूटते हैं उनको पास फटकने नहीं देते। मैं कब कहता हूँ कि गाय हमारी माएँ नहीं, सारा टब्बर ही उनके सर पर पलता है। भाइया लगातार बोले जा रहा था। मैं हैरान था कि भाइयों को बेशुमार बातों का पता है जो उसके दिल में सुइयों की तरह खुबी हुई हैं। इसी कारण उसका मुंह कई बार उतर सा जाता है। हमसे उन्होंने कौन सी दान दक्षिणा मांगी? अपनी तरफ से किस्से जोड़ता रहा कर। हमारे पल्ले है क्या? जुएं? और नहीं तो गायों का घास चारा ही चुरा ले जाते हैं। एवी कुफर ना तो ले जा, लड़का मिन्नत कर रहा है। 2 रुख पट्ठों के दे, गायों को डालेगा, तुझे क्या फर्क पड़ चला? माँ ने मेरे उतरे हुए से मुंह की तरफ देख के कहा। पर भाइया हवा भर भी अपनी दलीलबाजी से इधर उधर नहीं हो रहा था। बंदों को जातों में बांट के कुफर तो ये मक्कार तोलते हैं,
भला इंसानों की भी कोई जात होती है? ये जानवरों पत्थरों को पूछते हैं, हमें उनसे भी गए गुजरे समझते हैं। कहते हैं परे रहो, हम भिट हो जाएंगे। कोई पूछने वाला होवे, तुम्हारे अंग हमसे ज़्यादा लगे हुए हैं? भाई का पसीना अभी नहीं सूखा था और ना ख़त्म हुआ था। उधर इन बातों से मेरे दिल पर आरी सी चलने लगी। मन मस्तक में कई बातें यूं समा गईं जैसे पिंड के पच्छे में बने टिब्बे की रेत में पानी जज्ब होता देखा था। लगे हुए ही हो गुरदासपुरों की जगह पे शीशे में मढ़ा के रखी मूर्तें देख किसी वेले। शिव की 4 बाहें, एक माता की 4 बाहें, एक की 6 बाहें। गणेश के धड़ पर हाथी का सर है। नरसिंह का भी कुछ ऐसा ही है। मैं तो कहती हूँ कि जब पता नहीं होता तो दूसरों की निंदा न करा कर। माँ ने भाई को समझाने के लिए जैसे एक और जतन किया हो। बाहनों के रचे पर पंच पे कौन एतबार करे? कहते बालकमी ने कुछ को तिनके से पैदा कर दिया। अंजलि के कान में मारी फूंक से हनुमान पैदा हो गया। अष्टभुजी जनानी आज तक तो धरती पर हुई नहीं, और 4 टांगों वाली जनानी होती तो मैं फिर भी मान लेता कि हनुमान की तरह वो कान में फूंक मारने से जन पड़े होंगे। अब तू बता मुझे कि हमारे गुड और बिरजू कैसे जन्मे थे? सो कुदरत के बरखिलाफ कोई बंदा काम नहीं कर सकता। आई समझ? मुझे लगा भैया घास का गट्ठर खोलने के साथ साथ कई भेदों पर अपनी दलीलों के गट्ठरों की भी गांठें खोल रहा हो। तेरे ने ये झगड़े मुकने, हमें और बतेरे काम हैं। माँ ने पीछा छुड़ाने के लिए जैसे इस पूरे कासे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। और सुन जा, नहीं तसल्ली हुई तो, और इस बदनीते को भी समझाया कर जो काम से भागता रहता है। इस जैसे न्याणे दौड़ दौड़ के काम करते हैं, और ये मामा फिरती चक्की की तरह कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। घोड़े जितना हो गया, तिनका तोड़ के दोहरा नहीं करता, और 4-5 महीने में चौथी में जाने वाला है। बड़े को देख, तेरे साथ भिक्षु के घर गोबर कूड़ा कराने जाता है, बालन लेके आता है, घास खोदने जाता है, और ये सारा दिन कान लगा के कभी किसी की बातें सुनता, कभी किसी की। मैं पूछता हूँ कि इन बातों का खटिया खाया करेगा। भैया अचानक दांत पीसता और उछल उछल पड़ता मेरे पीछे पड़ गया। पिछले दिनों चढ़े कुटापे का सोच के मैं डर से कांप सा गया। अभी फूल भर लड़का है, क्यों इसके पीछे पड़ गया? इस नादान के खेलने के दिन हैं। 4 दिन खेल लेवे, फिर हमारी तरह सारी उम्र यही भाड़ चौंकना है। माँ के इन बोलों से मेरा तन मन खुशी से जैसे खिल सा गया। मैं मन ही मन में लुटियाँ डालने लगा। भैया के दिल में पता नहीं रहम आया या बेरहमी। वो मेरी तरफ घूरते हुए कहने लगा, कर ले पुत हमारे सर पर ऐशा। बकरे की माँ कहाँ तक खैर मांगती रहेगी? ऐशा? ऐशा का लफ्ज़ सुन के मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे मन में मेरे नित्य के कामों का माजरा एक झलकारे जैसा सामने से गुजर गया। मैंने अपने आप को कभी पिंड के किसी कोने में साथ के लड़कों की बाल्टियां धोता, कभी बालन के लिए खोरी, रस्तों पर से गन्नों के छिल्लड़, टहलियों के पत्ते नोचता, मकई गोड़ते भाई होरा के लिए लस्सी चाय पानी ले जाता, जानवरों को पानी डालता और हट्टी भट्टी के चक्कर लगाता देखा। पर यह सोच सिलसिला संग की फिर सुनाई देती आवाज़ ने तोड़ दिया। मैं खाली हाथ और नयानों की टोली के साथ गायों के पीछे पीछे चल दिया, जो आगे ढड्डियाँ के रास्ते पर पड़ गई थी, और जाते जाते इंदर सिंह के बहते कुएं के चलते रहट पर आड़ में से पानी पीने लगा। पर मुझे इंदर सिंह का दादी को मेरे फूफा बारे दिया गया उलाहना खुद बहुत याद आ गया, जो अध बीच में टूट गया क्योंकि उधर ध्यान हाँक लगाए जा रहा था। गायें आगे चली गई थीं। मैं जल्दी जल्दी उनसे जा मिला। सुज्जा, ध्यान, रामपाल और मैं बारी बारी बिजली के नए नए खंभे पर कान लगा के ये आवाज़ सुनने लगे और एक दूसरे को बताते, अब मोटर वहाँ चली गई, अब वहाँ आ गई। इतने में गायें दूर जाती हुई आंखों से ओझल हो गई और हम घरों को पलट आए। मुझे पिछले दिनों में खंभे गाड़े जाने के वक्त का नज़ारा अपने आगे दिखाई सुनाई देने लगा। बिजली महकमे के 15 मुलाजिम अपने हाथों में खंभे पर बंधे रस्से को कस के पकड़े हुए। उनके एक तरफ रस्सा खींचने से उनके सर धड़ आगे को और टांगे पीछे को तनी हुई थी। उनके पंजे जैसे ज़मीन में गड़े हुए थे। हौले हौले खंभा ऊपर को जाता गया और उनका जोर एड़ियों पर आ गया। धड़ पीछे को और टांगे आगे को हो गई। उनमें से एक बोली लगाता,
बाकी पीछे है ईशा कहते। मेरे मन में कुछ पूरी अधूरी बोलियां मुझे फिर सुनाई देने लगी। बीच जलंधर मॉडल टाउन है ईशा, दो दो गुत्ता लंबी धोन है ईशा, टुट्टी मंची बान पुराना है ईशा, सोन ने देंदा बाल ने आना है ईशा, सोजा बचिया यार दे जाना है ईशा, यार बुलावे भज्जी जावे है ईशा, खसम बुलावे तड़ियाँ पावे है ईशा, मरवे खसमा तेरे नहीं वसना है ईशा, तेरी कमाई दा कुछ नहीं डिठा है ईशा, यार दी खट्टी दे आए बंद है ईशा, बंदां विचों बंद सुनहरी है ईशा, गोटियां विचों गोटा लहरी है ईशा। इन बोलों के मन और कानों में बार बार सुनने से मेरे जहन में तसव्वुराती जलंधर शहर का मॉडल टाउन उभरा। मुझे वहाँ रत्ते, दुर्गे और लंबड़ों के चौबारों जैसी बड़ी बड़ी कोठियाँ, महल चौबारे और उनके अंदर बसते लोग दिखाई दिए। फिर मुझे लगा कि दो गुत्तों वाली लड़कियाँ वहाँ रहते लोगों की नई आगे बढ़ती सोच का निशान होंगी, जैसे कि मैंने अपने पिंड में कम्युनिस्टों के एक जलसे में तकरीरों के दौरान सुना था। फिर मेरा ख्याल टूटी मंची बान पुराना से गरीबी, रहनी सहनी, पढ़ाई लिखाई और अनपढ़ता की तरफ गया, और उसके बाद तीवी की तरफ। सारी ही बोलियां तीवियों के बारे में, कभी गरीबी तीवी में बदलती दिखती तो कभी तीवी गरीबी में। बहुत सी बातें मेरी समझ में ना आती। मैं सोचता कि बोली वाला यार बहुत मालदार और पिंड के लंबड़दार जैसा होगा, और तेरी कमाई का कुछ नहीं डिट्ठा वाला मेरे भाई जैसा, कोई खेत मजदूर या सड़क पर रोड़ी काटने वाला, कोई कामा जिसे उसकी घरवाली ताने मारती होगी। भाई के पूरा दिन सख्त मेहनत करने के बावजूद उसकी बेबसी और मजबूरियों का सोचकर मेरा तरह निकल जाता। मेरी इन सोचों ख्यालों के काफले ऐन इस वक्त एकदम रुके, जैसे रेलगाड़ी को इशारा न मिलने पर वो भोगपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही रुक गई हो, इसलिए कि रास्ते से थोड़ा हटके हमारी बरादरी के शमशान में बेहंग कमली अपनी बकरियों का रेवड़ चराता गाना गाता सुनाई पड़ा। दूध बकरी दा चौके अमली नू चा कर दे। बेहंग को कई लोग बोग कहते, क्योंकि वह बहुत ऊंचा जवान और छड़ा मलंग था। बस हुक्का ही उसका संगी साथी था जिसे वो सीने से लगाए रखता। कई उससे कहते, तू परवाह ना कर, जट का एक पुत ब्याह हो गया तो समझ ले कि सारे पुत ब्याह हो गए, तेरा एक भाई तो ब्याहा हुआ है ना। वो उसे छेड़ते पर वो आगे से हंस देता। रेवड़ जैसी हमारी टोली बेहंग बकरियों वाले की तरफ सर पर दौड़ पड़ी और मैं उससे बिछड़ के घर पहुंच गया। मैं खुश होकर भाइयों को बिजली के खम्भों के बारे में बताने लगा। वो जवाब में बोलने लगा, हम तो तब जानेंगे जब हमारे घर का अंधेरा मुकेगा। ये सारा कुछ अमीरों के लिए है, हमारे लिए तो आज़ादी जैसी आई वैसी अभी तक ना आई। मैं नजूमी नहीं, पर एक बात कह देता हूँ कि जो तुम पढ़ लिख गए तो घस खुदे के बेटे ने घस खुदा नहीं रहना। बस पढ़ लिख लो जैसे तैसे, ज़मींदारों की ग़ुलामी ना करनी पड़े। मुझे भाइये की कई बातें समझ आ जाती और कईयों को बार बार सोच के समझने का जतन करता रहता। गुड, बात सुन। माँ ने हल्के से आवाज़ मारी और साथ ही इशारा भी किया। फिर मुझे समझाते हुए बोली, हमने तेरे भाइयों को सवेरे वाली बात नहीं बताई, तू भी ना बताना, नहीं तो ये भक्कड़ जैसा कूदने लगेगा। मैंने सर हिला के ठीक है का भरोसा दिलाया। अब तक माहौल पहले की तरह सहज और शांत हो चुका था। यूं लगता था जैसे दादी के साथ कोई बात हुई ही ना हो, पर मेरे मन की किसी कोठड़ी में इस घटना ने एक पक्का ठिकाना बना लिया। उड़ते पंछी के सीने में जैसे तीर आर पार हो गया था और वो बेपरा सा हुआ डोल डोल के नीचे गिरता लगता था। मेरी इन सोचों का बहाव ध्यान की पुकारती आवाज़ से टूटा। गुड, आजा, मुरमुरे भुनाने चलें। मैंने झुग्गे की झोली में फुर्ती से मकई के लाल, किरमची, कच्चे पीले जैसे रंगों के दाने डाले और गली में हम बातें करते चल पड़े। देख ले, रब एक छल्ली को कितने रंग बिरंगे दाने लगा देता है। जैसे हम, तू गोरा और मैं काला। कहते हैं न्याने तो माँ बाप पे जाते हैं। देख, मेरा और बिरजू का मोड़ंगा ऐन भाइये पर है। मैंने बात को थोड़ा फैलाव दिया। छल्ली के दानों की किसी किसी कतार में टावे टावे दाने का रंग जामनी या रत्ते के चुबारे के रंग जैसा गहरा किरमची सा होता। ध्यान बोला, तब ही ऐसे दानों को बाहमन कहते हैं।
कहने को तो सूखे गू को भी बाहमन कहते हैं। मैंने कहा तो हम सबकी इकट्ठी हल्की सी हंसी निकल गई। साथ ही मेरे मन में बालों वाली मकई, परागन परकरिया, दूधिया भुट्टे, इनको कुतरते तोते, ठोंगे मारते कव्वे दिखाई दे रहे थे। तोते कव्वे मुझे पिंड के जमींदार या उसके पुत्र भतीजे और दूधिया छलियां मेरे वेड़े की धियां बहने लगने लगी। सोच फिर सड़प्पा मार के पहली बात पर आ गई कि छलियों के दानों की कतारें ऐन सीधी कैसे बनती हैं। ये सोच सोच के मुझे हैरत होती। परागन प्रक्रिया से दाने बनने का भेद पता लग गया, पर दिखाई कुछ न देता था। मेरी सोचों की तान उस वक्त टूटी जब ध्यान ने कहा, वो रत्ते की हट्टी और माला की भट्टी के बीच मजमा पता नहीं क्यों लगा है। हमने लंबी लांगें भरी। कहता है मुझसे झूठी नहीं धोई जाती, आया बड़ा नवाब का पुत्र। दीवान अपने बेटे पाशु के बारे में औरों को बताता लाल पीला हो रहा था। उसकी हमसे अलग बोली थी जिसकी हम कई न्याने नकलें उतारते। वो लोग बटाले से हमारे पिंड आके बसे हुए थे। सवेरे से बर्तन मांज रहा हूँ, भोग पड़ गया है। परौने रोटी खा चुके हैं। देखते देखते तीसरा पहर हो गया। जैसे ही रोटी के लिए थाली उठाने लगो वैसे ही हुक्म कर देते हैं, ये 2 भांडे धो दे, वो फलाना आ गया। ये तो रात तक चलते रहेंगे। पाशु के बोल पटाखों धमाकों जैसे थे, जिनकी ठा ठा से मुझे डर नहीं बल्कि हौसला मिल रहा था। ना, कांसे के ताल के 2 टुकड़े क्यों कर लाया? मेरी बेइज्जती कराने के लिए? परोहने क्या कहते होंगे? सवेरे की रोटी नसीब नहीं हुई, उससे मैं और क्या करता? घड़ी भर बात कह देते हैं, बस 2 भांडे मांज दे। मैं कहता हूँ घोड़ों का बुढ़ा क्या मरा, भूखों मार डाला। लोग जलेबियां जर्दा खा के चल देते हैं। मुझे लगा पाशु जैसे जलेबी जर्दे जैसे लफ्ज़ों को मुंह के अंदर पपोल के अपने भूखे तन मन को तस्कीन दे रहा था। पल भर बाद वो फिर कहने लगा, मैंने आगे किसी की झूठियां धोने नहीं जाना। ऐसे काम से क्या हाथ आता है? एक पीपा हाड़ी पर दानों का और एक सावनी पर। किसी के 4 परौने आ गए तो रोटी बनाओ खिलाओ। इसी तरह कभी किसी के खुशी गमी के मौके पर पकाओ खिलाओ। ऊपर से सारा सौदा सर पर उठा के भोगपुर से लाओ। मैं कहता हूँ क्यों लोगों को तमाशा दिखाया जा रहा है? हम झुरियों का काम ही इस तरह सेवा करना है। अब अकल कर कुछ, चल जा रोटी खा। दीवान ने अपने छोटे बेटे पाशु की बड़े मिन्नतें की। शायद इसी कारण वो अब तक खाली पेट था। ये कोई जिंदगी है? मुसीबत है साली। हाड़ हो या सियाल, सवेरे उठ के लोगों के घर पानी भरो, फिर स्कूल जाओ। मैं आगे से स्कूल भी नहीं जाने का, एक बार कह दिया है। कच्चा मिल गया तो झुग्गा नहीं जुड़ता। जूती कभी नसीब नहीं हुई। मैं रेडी लगा लूंगा पर झूठे भांडे नहीं धोने का। पाशु माला की भट्टी के दानों सब भुड़क रहा था। वो बोलता यूं लग रहा था जैसे मजबूरियों के मारूथल में कोई लंबा सफ़र तय कर रहा हो या उसकी तैयारी कर रहा हो। एक दाने की खील भुड़क के भट्टी से बाहर जा पड़ी तो उधर पाशु आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल पड़ा। पल के पल मेरे मन में ख्याल आया कि पाशु से कहूँ कि मेरे और बड़े भाई के पास जूती तो क्या, टायर रबड़ की फीतियों वाली चप्पल भी नहीं। मेरे पास एक ही जुग्गा है, 8वें दिन धुलता है। जब तक सूख नहीं जाता नंगे पिंडे ही घूमता रहता हूँ। पर अचानक भट्टी के अंगारों की तरह मेरे ये ख्याल तब जल बल के राख हो गए जब माला ने मेरे दाने भूनने के बदले उनमें से लंबे से हाथ की एक मुट्ठी भर ली। मेरा मुंह मसोसा गया और भट्टी के सेंक से और पिचक सा गया। घर को लौटते हुए मुझे साथ चलते आते ध्यान के होने का एहसास ही ना हुआ। और कुछ दिन पहले सोहरपुर वाले बड़े बाबे के लाखे अनजुते जवान बछड़े को हाली करने का मंजर आंखों में फिर गया। भाया नथ पकड़ पकड़ के उसकी नरम सी गर्दन पंजाली के नीचे करता, पर वो आगे पीछे हो जाता। बाबा उसके तगड़े और गट्ठे हुए पिंडे पर पेना बरसाता। जब जोए के अंदर उसकी गर्दन करके अरली लगा दी तब भाई ने उसकी नथ पकड़कर सामने चलते हुए पूरे खेत के 2-3 चक्कर लगवाए। जब वो अड़ जाता और आगे ना चलता तो बाबा अपने दाएं हाथ में पकड़ा पेना सामने लाके उसके पुट्ठों में खबोता। बच्चा एकदम उछलता और चलने लग पड़ता। बाबा क्रोध भरे लहजे में कहता, कोई नहीं पुत्रा, थोड़े दिनों की बात है। बग्गे की तरह तू भी सीधा होके चलने लगेगा जब कुन पड़ गई तो। हम अपने घर के पास आ गए। हेंकटों की तान पर बंधा बैल घास के लिए रूंधता। पल के पल मुझे भूखा पाशु सा दिखाई दिया।
फिर मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई बिरजू अब हाली हो चुका है। मैं जैसे अनजुदा बछड़ा हूँ और जिम्मेदारियों का जुआ पंजाली खींचने के लिए भाइया मेरे नकेल डालने के लिए बेताब हो। अनजुदे बछड़े को हाली करने के वक्त उस पर पीना बरसाने और आरखब होने की बात के दोबारा याद आते ही मेरा शरीर कांप के ठंडा पड़ गया। सूखे के इन दिनों में ये ख्याल मेरे मन में गड़े बन के बरसने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने पिंड से भोगपुर को जाते रेतले टब्बे के रास्ते नंगे पैर चला जा रहा हूँ। मेरे पैर माला की भट्टी में दानों की तरह भुन रहे हैं। जहाँ तहाँ हरी घास देखता हूँ, मैं दौड़ दौड़ वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। मेरी निगाह अचानक रास्ता किनारे उगे सरकंडों, झाड़ियों और थोहरों पर पड़ती है। छोटे बड़े थोहरों की पालें पल भर को हमारे मोहल्ले की तीवियों, बंदों और न्यानों में बदल गई। मुझे लगा जैसे ये वीरान जगह उनकी खुशकी भरी जिंदगी की अलामत हो और थोहरों की लंबी मजबूत सूलों की भरमार उनकी ज़िंदगी की बेशुमार मुश्किलें। जब मेरी नज़र थोहरों पर उगे फूलों पर पड़ी तो मुझे महसूस हुआ कि ये पाशु, ध्यान, रामपाल, सुज्जा और मेरा बड़ा भाई बिरजू और मैं हूँ, जिन्हें भाई वगैरह सदा खिलते देखना सोचते और लोचते हैं। सूखे के इन दिनों में ये ख्याल मेरे मन में बरसात करने लगे।